तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हम लोगों ने बॉन्डिंग का बेसिक थोड़ा सा पढ़ा था। अभी स्टार्टिंग में एक दो क्लास सब बेसिक ही है इसका। आवाज मेरी आई थिंक क्लियर आ रही होगी पूरी। जी सर। चलिए अब उसके आगे देखिए, किसी को कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो, पूछिएगा चैट बॉक्स में, या क्लास के बाद में मैं 5 मिनट्स दूंगा उसमें पूछिएगा। हम लोग बात कर रहे थे एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड की। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है हमारी, कोवेलेंट बॉन्ड, तो मैंने कहा था शेयरिंग से बनता है, ये सब बता दिया था। सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4-5 बॉन्ड भी अब नोन है, क्वाड्रुपल और क्विंटुपल। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है बेसिकली, वो मैंने कहा था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसी के आगे कंटिन्यूएशन में है, इसलिए यहाँ पे दोबारा वो सब नहीं लिखूंगा, जो आगे है उसी के आगे से लिखूंगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स मैंने कल बताए। एक जो शेयरिंग कर लेते हैं उन्हें हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो शेयरिंग नहीं कर पाते हैं, पेयर फॉर्म में रहते हैं, उनको हम लोन पेयर कहते हैं। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है ये एक्चुअली क्या करता है, दोनों एटम के बीच में ऑसिलेट करता है। पेयर ऑसिलेट बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बोथ कंबाइनिंग एटम, जो एटम आपस में जुड़ रहे हैं, कंबाइनिंग एटम्स। ठीक, अब देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड को हम शो कैसे करेंगे, इसकी थेरीज क्या है ना। तो ऐसे इसको पढ़ते हैं, क्या क्या थेरीज साइंटिस्ट ने दी है। थेरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्ड की काफी थेरीज साइंटिस्ट लोगों ने दी है एक्चुअली। उसमें जो दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, हमें उन्हीं पे फोकस करना है। मेन तो देखो, आप एक बात जानते होंगे कि पार्टिकल के अंदर ड्युअलिटी होती है, उसमें डबल कैरेक्टर होता है, पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है और वेव कैरेक्टर भी होता है। ड्युअलिटी हम इसे कहते हैं। और ये जो फिनोमिना है इसको हम वेव मैकेनिक्स कहते हैं, जिसमें हम इसको स्टडी करते हैं। वेव मैकेनिकल मॉडल कहलाता है एटम का, जिसमें आप ऑर्बिटल वगैरह पढ़ते हो। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए जो थेरीज यूज की जाती हैं वो हमारी दो इंपॉर्टेंट थेरी है। एक कहलाती है ओवरलैपिंग थेरी, ओवरलैपिंग थेरी कहलाती है, और दूसरी थेरी कहलाती है हमारी कौन सी, हाइब्रिडाइजेशन थेरी, या वेल हाइब्रिडाइजेशन थेरी, हाइब्रिडाइजेशन थेरी। बेसिकली ये दोनों थेरी को कंबाइंड होकर वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थेरी कहते हैं। वैलेंस बॉन्ड थेरी इन दोनों को मिला के अब कहते हैं, पहले दोनों अलग अलग थी, अब दोनों को मिला के वैलेंस बॉन्ड थेरी कहते हैं। और एक और थेरी होती है जो आजकल चलती है मॉडर्न, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थेरी। ये मेन है, हमें एक एक करके इनको डिस्कस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन, तो आप जानते ही हो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन ही है इस चैप्टर में। पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है इससे। ठीक, तो उससे पहले देखो एक बात जो है, हम कोवेलेंसी किसे कहते हैं, तो समझो एक एक करके। कोवेलेंसी क्या है, मैंने कहा शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स कोई एक एटम इन्वॉल्व करता है। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन शेयरिंग बाय पर्टिकुलर एटम। कोई एक एटम बॉन्डिंग में, कौन सी बॉन्डिंग में, कोवेलेंट बॉन्डिंग में, इन कोवेलेंट बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो हमने HH बनाया था, है ना, जैसे हमने वाटर भी बनाया था ऐसे सिंगल बॉन्ड, जैसे नाइट्रोजन हमने बनाया, जैसे हमने ऑक्सीजन बनाया। तो यहाँ पे देखो, अगर हम कोवेलेंसी को शॉर्टकट C भी लिख देते हैं, बार बार आएगा ये टर्म। तो जैसे यहाँ कोवेलेंसी हम इस हाइड्रोजन की बताएं, कोवेलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, तो वो कितना हुआ, दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं।
तो इस हाइड्रोजन की भी कोवेलेंसी 1 है और इस वाले हाइड्रोजन की भी कोवेलेंसी कितनी है 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका इन्वॉल्व है। ऐसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ने तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन ऑक्सीजन ने अपना कितना, एक इधर, टोटल 2 दे दिए। तो कोवेलेंसी ऑफ ये वाला हाइड्रोजन जो है इसकी 1 होगी, इसकी कोवेलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इस वाले, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसकी 1 होगी। लेकिन इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, एक इधर एक इधर, तो इसकी कोवेलेंसी जो होगी, कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, वो कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पे क्या होगा, दोनों नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एटम्स जो है वो कितनी हो जाएगी 3। सेम ऐसे यहाँ पे देखें, कोवेलेंसी ऑफ दोनों ऑक्सीजन की कितनी होगी 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में। चलिए, तो ये सब तो इसका जर्नल बात है, कोवेलेंसी क्या होती है। और ये अब हमें जो पढ़ना है मेनली, वो पढ़ना है कहाँ से, ओवरलैपिंग से। अब यहां से ये चैप्टर शुरू होता है, कह दो कायदे से, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यहां से शुरू होती है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना। और ये बात समझाई थी किसने, हिटलर एंड लंडन, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बात बताई थी। ठीक, क्या होता है देखो समझो जरा, पहले तो इसके लिए हमें ऑर्बिटल समझने पड़ेंगे क्या होते हैं। तो थोड़ा सा मैं ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से समझना सब लोग। ऑर्बिटल्स बहुत तरीके के होते हैं। कितने तरीके के हो सकते हैं ऑर्बिटल, इनफाइनाइट तरीके के हो सकते हैं। अभी तक जो है टोटल 4 ऑर्बिटल्स ही डिस्कवर हुए हैं, हालांकि अभी और भी डिस्कवर होंगे आगे चल के, इसका ये मतलब नहीं है कि 4 ही होते हैं, अभी तक 4 डिस्कवर है ना, 4 डिस्कवर्ड है, 4 टाइप्स के, 4 टाइप डिस्कवर्ड सो फार, अभी तक होंगे और भी। अब देखो जरा ध्यान से समझना, एक एक ऑर्बिटल जो समझा रहा है इसको समझोगे तभी आगे बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर डुअलिटी होती है, ध्यान से देखना। तो ये डुअलिटी कैसे है ऑर्बिटल की, ध्यान से समझिए। ऑर्बिटल की हम डुअलिटी की बात कर रहे हैं, सॉरी पार्टिकल के, इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डुअलिटी शो करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, उसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है, इसका मतलब उसके अंदर वेव कैरेक्टर भी है। जैसे ये है इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल वेव दोनों कैरेक्टर है। इसको आप जानते हो क्रस्ट कहते हैं, हिंदी में श्रृंग कहते हैं, कुछ बच्चे आपके हिंदी मीडियम के भी है इसमें। इसको ट्रफ कहते हैं, हिंदी में इसको गर्त कहते हैं। अब देखो, इस क्रस्ट को हम प्लस से शो करते हैं, ट्रफ को माइनस से। ये जो प्लस और माइनस है, ये चार्जेस नहीं है, ध्यान रखो, आर नॉट चार्जेस। ये प्लस माइनस चार्ज नहीं है, बल्कि इन्हें क्या कहते हैं, दीज आर, ये भी ध्यान रखो, दीज आर कॉल्ड एज, इन्हें क्या कहते हैं, वेव फंक्शंस। ये सब क्या होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जब आगे कभी पढ़ाऊंगा आपको तब एटॉमिक स्ट्रक्चर में और डिटेल में बताऊंगा। अब देखो, पहला ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल। अब जो एस ऑर्बिटल है, इसकी खास बात है कैसा होता है शेप में, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल इन शेप। ठीक, एस ऑर्बिटल हमारा कैसा है, स्फेरिकल होता है शेप में। पहली बात तो हर ऑर्बिटल की हमें पहले क्या पता होनी चाहिए, शेप क्या है। अब इसको शो कैसे करते हैं, देखो ऐसे, यही स्फेरिकल बना दिया। हर ऑर्बिटल का सेंटर न्यूक्लियस होता है ये। अब एस ऑर्बिटल को हम 2 तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, ध्यान से समझो। या तो ऐसे हम उसको प्लस अंदर साइन दिखाएं, या माइनस। ये प्लस माइनस क्या है भाई, वेव फंक्शन। तो एस ऑर्बिटल को या तो प्लस से डिनोट करते हैं, माइनस से। प्लस डिनोट करने का मतलब यह है कि इसकी इलेक्ट्रॉन वेव ऐसे है देखो, और माइनस डिनोट करने का मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन वेव ऐसे है। ये मतलब होता है, दोनों प्रोबेबिलिटी होती है एसओपी में, एस ऑर्बिटल में सॉरी। तो इसलिए एस ऑर्बिटल को चाहे प्लस से दिखाओ चाहे माइनस से, जो सा आपका मन हो आप दिखा सकते हैं। दूसरा होता है पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल की खास बात है, ये 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं पहली बात।
दूसरी बात ये डम्बल शेप के होते हैं। ये कैसे होते हैं? डम्बल्ड होते हैं, डम्बल्ड, यानी देखो ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे डम्बल की तरह। और 3 तरीके के होते हैं ये। देखो मान लो जैसे एक्सिस, देखो एक बात ध्यान रखो, कोई फिक्स नहीं होते। आप इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई, इसको जेड, जिसको जो चाहे मान लीजिए, किसी को भी एक्स, किसी को वाई, किसी को जेड। एक्सिस फिक्स नहीं होते हैं, ध्यान रखिए। और पी ऑर्बिटल का एक लोब प्लस एक लोब माइनस होता है, ध्यान रखो। पी ऑर्बिटल का एक लोब प्लस और एक लोब माइनस, कोई सा भी एक प्लस दिखा दो, कोई सा एक माइनस दिखा दो, उससे मतलब नहीं है, ध्यान रखो। तो पी ऑर्बिटल ये मान लो एक्स एक्सिस पे, ये मान लो क्या जा रहा है, ये एक्स एक्सिस जा रहा है, तो इस ऑर्बिटल को हम कहेंगे पी एक्स। ये मान लो इसका कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इसे हम कहेंगे पी वाई ऑर्बिटल। और ये मान लीजिए जेड एक्सिस है, तो इसको हम कहेंगे पी जेड। तो पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, डम्बल्ड होते हैं, उनको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन सीखोगे तभी आगे सब समझ में आएगा। थर्ड होते हैं डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स टोटल 5 होते हैं। कितने होते हैं ये आपके? 5 होते हैं। और ये डबल डम्बल्ड होते हैं, डबल डम्बल्ड, ठीक, ये डबल डम्बल्ड होते हैं। अब डबल डम्बल्ड कैसे दिखाते हैं, देखो ध्यान समझो। 5 हैं ये, 5 कौन कौन से होते हैं? एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब देखो इनकी शेप दिखाते हैं, देखो कैसे दिखाएं। एक्सिस फिक्स नहीं है, मान लो इसको एक्स और इसको वाई मान लो। एक्सिस कोई फिक्स नहीं है, आपका मन करे आप इसको यार, इसको वाई है, इसको जेड मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका दिल करे आप इसको जेड है, इसको एक्स मान लीजिए, कोई फर्क नहीं है, एक्सिस कोई भी आप मान सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ऐसे ये एक्स ये वाई मान ले। अब समझो, डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डम्बल्ड होता है। डबल डम्बल्ड का क्या मतलब है? देखो 4 डम्बल होंगे, सॉरी 2 डम्बल होंगे, एक डम्बल ये, एक डम्बल ये, और ये लोब्स कहलाते हैं। ये जो होते हैं ये ऑर्बिटल के क्या कहलाते हैं? लोब्स, या इनको पेटल भी कहते हैं। तो देखो 4 लोब होगा, 2 डम्बल, आम सब एक बराबर साइज के होंगे। आमने सामने के लोब के साइन सेम, 2 लोब के प्लस होते हैं, 2 लोब के माइनस होते हैं, ध्यान रखो। 2 लोब के साइन प्लस होते हैं, 2 लोब के साइन माइनस होते हैं। तो किसी को भी प्लस किसी को माइनस बना लो, लेकिन आमने सामने के सेम साइन होंगे डी ऑर्बिटल में। ये हो गए आपके, देखो ये 3 ऑर्बिटल, इसमें इनके लोब कहाँ है? देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, इस ऑर्बिटल को हम कहते हैं डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई वो ऑर्बिटल हुआ जिसके लोब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होते हैं। बाद वाला सेकंड वाला देखो तो y और z के बीच में, तो इसको हम कहेंगे डी वाई जेड ऑर्बिटल। इसके लोग z और x या x और z, तो चाहे zx लिखो चाहे xz लिखो, एक ही बात है। और ये वाला ऑर्बिटल देखो, इसके लोब एक्सिस पर है, इसके लोब कहाँ है? एक्सिस पर है। तो जिसके लोब एक्सिस पर है कौन से? x और y, इसको हम कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। इसको हम क्या कहते हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। अब बचा एक, 4 हो गए। देखो अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा जो मैं समझाने जा रहा हूं ध्यान से समझना। एक्चुअली में क्या होता है, डी ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी 6 होती है। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। एक्चुअली में डी ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी 6 होती है। उनमें से 2 ऑर्बिटल आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए डी ऑर्बिटल 5 बचते हैं। उन 5 ऑर्बिटल इसीलिए हम मानते हैं, प्रोबेबिलिटी उसकी 6 है। तो जो लास्ट ऑर्बिटल है डी का लास्ट ऑर्बिटल, वो क्या होता है? एक्चुअली वो 2 ऑर्बिटल से मिलके बनता है। ये वाला पॉइंट समझना, शायद पहले ना पढ़ा हो कभी। 4 ऊपर बना दिए, और होता क्या है देखो, 2 ऑर्बिटल और है। एक ऑर्बिटल होता है डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
और ये दोनों ऑर्बिटल के लोब एक्सिस पर है, इसको z एक्सिस मान लो, इसको x, इसको z, इसको चलो y मान लो। अब देखो ध्यान से, ये पहले तो वही बना दो लोब इनके, ठीक, लोब बना दिए। अब क्या करो, देखो इनके साइन फिक्स कर लो, z वालों को चलो प्लस कर लो, तो फिर इनको माइनस दिखा दो। अब देखो ऐसे नहीं लग रहा आपको, ये z एक्सिस है और x और y एक्सिस यहाँ पर है, इसका मतलब 4 लोब हमारे यहाँ पर है। ये मान लो x एक्सिस वाले हैं, y एक्सिस के, ध्यान से देखो, और सारे लोब x एक्सिस और y एक्सिस वाले माइनस साइन के। तो जिनके साइन सेम होते हैं बेटा जी, अभी आगे भी पढ़ेंगे, यही चीज ओवरलैपिंग है, वो आपस में मिक्स हो सकते हैं। तो ये जो माइनस वाले हैं सब आपस में फिक्स हो जाए, मिक्स हो जाएंगे। तो z तो ऐसे ही रहा, ध्यान से देखो, उसके लोब आपस में मिक्स हो गए, थोड़े बड़े हो गए, ऐसे हो गए मिलके, और बाकी 4 जो है माइनस माइनस माइनस, वो आपस में मिक्स होके एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर में दिखाई देने लगते हैं। ये क्या होते हैं, प्लेट जैसी स्ट्रक्चर में दिखाई देने लगते हैं। और ये हमारा इसलिए क्या कहलाएगा, एक्स वाई दोनों एक्सिस हैं, जब 2 एक्सिस होते हैं उसे प्लेन कहते हैं। तो ये एक्स वाई प्लेन में ये हमें एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसको हम डो कहते हैं। ऐसे नहीं आटा गूंद के रख दो, डो, या इसको नट भी कहते हैं, शेल भी कहते हैं। तो असल में ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मिल गए और एक नया ऑर्बिटल बन गया। इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, तो इन दोनों ऑर्बिटल को जोड़ के इसका नाम बना लो। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, देखो जेड स्क्वायर हो गया 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को क्या करो, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करोगे जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। अब देखो इनको नेग्लेक्ट कर दो, इनको नेग्लेक्ट कर दो। तो इनको अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो सिर्फ क्या बचेगा, डी जेड स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। तो एक्चुअली में डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का पूरा नाम या तो ऐसे लिखो या ऐसे, जैसा ऑप्शन एग्जाम में दिया हो वैसे। शॉर्टकट उसे हम क्या लिख देते हैं, डी जेड स्क्वायर। तो असल में मैंने क्या कहा, 5 ऑर्बिटल होते हैं, वो 5 कैसे बने कि 6 में 2 आपस में फ्यूज हो गए, इसलिए कोई पूछे कितने होते हैं तो 5 ही बोलना, ये 2 मिलके ये बन जाते हैं। इसी को हम डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल कहते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो रोते हैं तो मम्मी लोग उनके मुंह में टीथर डाल देती है जब दांत निकलते हैं। तो इसकी शेप जो है ये वाले ऑर्बिटल की कुछ कुछ उसी की तरह है, टीथर की तरह। इसलिए इस ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, बेबी सूदर ऑर्बिटल भी कहते हैं। इस ऑर्बिटल को, ये पूछा गया इंजीनियरिंग में, इसको हम बेबी सूदर ऑर्बिटल कहते हैं। बेबी सूदर ऑर्बिटल का मतलब वो ऑर्बिटल जिसकी शेप बेबी सूदर माने टीथर से मिलती है। ठीक, तो एक क्वेश्चन है कौन सा ऑर्बिटल है जो बेबी सूदर ऑर्बिटल कहलाता है, तो डी ऑर्बिटल 5 हो गए। अब जरा देखो डी ऑर्बिटल्स को अगर हम देखें, फिर से देखो ध्यान से, डी ऑर्बिटल हमारे एक तो था डी एक्स वाई, एक था हमारा डी वाई जेड, एक था हमारा डी जेड एक्स, एक ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर। इन तीनों को अगर देखो तो इनके लोब एक्सिस के बीच में बने। हेयर जो लोब्स हैं वो कहाँ होते हैं, इन बिटवीन को तो ऐसे लिखते समझ ही जाओगे, इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल एक्सिस होता है, इसीलिए इनको दीज आर कॉल्ड, एक्सिस के बीच में है, कहां पर होता है, एट 45 डिग्री के एंगल पर है अगर देखोगे। तो दीज आर कॉल्ड एज या नोन एज, इन्हीं ऑर्बिटल को हम कहते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल क्यों, एक्सियल माने एक्सिस के, एक्सिस पर इनके लोब नहीं है, तो इनको हम नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। और ये वाले 2 ऑर्बिटल देखो, इनमें लोब कहाँ है, एक्सिस पर ही है। हेयर लोब्स कहाँ है, आर along the axis, along the axis पर है ना। इसलिए इनको क्या कहते हैं, these are called, these are known as, इन्हें क्या कहते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक्सियल माने जिनके लोब कहाँ हैं, एक्सिस पर, तो इनको हम एक्सियल ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक, देख लो एक बार, नहीं दिख रहा हो
देखो, है ना, देखो एक्स वाई में लोब कहाँ है, लोब प्लस माइनस वाले सब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है। और ये कितने का एंगल है, तो दिख ही रहा होगा एंगल कितने का है, 45 डिग्री का एंगल है। तो ये 3 ऑर्बिटल के लोब एक्सिस के बीच में है, और बाकी बचे 2 डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनके लोब तो एक्सिस पर ही है। तो 5 तरीके के हमारे डी ऑर्बिटल होते हैं, डबल डम्बल्ड होते हैं, इनको क्लोब शेप भी कहते हैं। डी ऑर्बिटल का एक नाम और भी है, इसको हम क्लोब शेप भी कहते हैं, डबल डम्बल्ड, या इसी को क्लोब होता है ना लॉन्ग, क्लोब शेप्ड ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। ये पूछा गया एग्जाम में, क्लोब शेप्ड ऑर्बिटल कौन से होते हैं, और बेबी सुदर ऑर्बिटल कौन से होते हैं वो भी, और ये एंगल 45 का ये भी पूछा गया है। एक्सियल कौन से हैं, कौन से नॉन एक्सियल हैं, ये भी पूछा गया है पीएमटी में, और जेई में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। अब देखो एक अगले ऑर्बिटल है, चौथे हैं एफ ऑर्बिटल। तो अगले हैं एफ ऑर्बिटल्स। एफ ऑर्बिटल की खास बात 7 होते हैं, होते ये 7। दूसरी बात 7 तो होते हैं, लेकिन ये वाले ऑर्बिटल में 8 लोब्स होते हैं। 8 लोब्स का मतलब ये टेट्रा डम्बल्ड होगा, टेट्रा डम्बल्ड होते हैं। इसको हम फ्लावर शेप भी कहते हैं, ये फ्लावर शेप्ड ऑर्बिटल भी कहलाते हैं। अब इनकी जो शेप होती है बनाना थोड़ा सा मुश्किल होती है, देयर शेप, है ना, आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 मेथड्स। 2 तरीके से दिखाई जाती है, इनकी 2 तरीके हैं दिखाने के लिए। एक मेथड कहलाता है क्यूबिक मेथड, और एक मेथड कहलाता है स्फेरिकल मेथड। 2 तरीके हैं इनको दिखाने के, लेकिन ये वाला मेथड ज्यादा कॉमन है, हम लोग सिर्फ इसी को बनाएंगे, मोस्ट कॉमन। तो इसके हिसाब से डी ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल 7 कैसे हम लिखते हैं वो समझो। तो एफ ऑर्बिटल 7 तरीके के कौन से होते हैं, देखो एक होता है एफ एक्स क्यूब, एक होता है एफ वाई क्यूब, एक होता है एफ जेड क्यूब, 3 तो ये हो गए। चौथा होता है एफ एक्स वाई जेड, 4 हो गए। 5 एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ये होगा 7। देखो एक्स लिख दिया तो बचा एक्सिस, जो उसको स्क्वायर करके अंदर लिखेंगे याद करने के लिए। देखो ऐसे है, एक्स हो गया तो अंदर हुआ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे याद कर लो, है ना। फिर वाई हो गया तो अंदर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड हो गया तो अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये 7 तरीके के होते हैं, और 8 लोग हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। इस ये वाला जो है एफ एक्स वाई जेड, ये स्टैंडर्ड एफ ऑर्बिटल मानते हैं इसको, स्टैंडर्ड एफ ऑर्बिटल इसको कंसीडर करते हैं। अब देखो इसमें 8 लोब हैं, सिर्फ इसी में 8 होते हैं, वैसे और देखो कैसे होते हैं। ये थोड़ा सा बुक्स में लिखा रहता है ना, एफ ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर नहीं होती, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड तो है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हम बना नहीं सकते हैं। देखो ध्यान से समझो, क्यूबिक मेथड दिखा रहे हैं ना, इसका मतलब क्यूब में रिप्रेजेंट करेंगे इन्हें। स्फेरिकल मेथड का मतलब स्फेयर में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो क्यूब के 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4। अब ध्यान से समझना, 4 ये वाले लोब हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो क्यूब में एक फेस तो ये है, ध्यान समझना, कभी एफ ऑर्बिटल की शेप समझ में आएगी। क्यूब में फेस तो जानते ही हो, आगे और पीछे। ये वाली मान लो कमरे की ऐसे दीवार आगे है ना, ये येलो कलर से जो बना रहा हूं ये आगे है, ठीक। और एक देखो हम, ये तो आगे हो गया, ये सॉरी ये पीछे वाली हो गई, ये समझो आगे वाली, है ना। 2 दीवारें शो कर रहे हैं, इससे आपको समझ में आसानी से आएगी इनकी शेप, ठीक है।
देखिए ये होगा 4 कॉर्नर पीछे है और 4 कॉर्नर आगे है हमारे पास। ठीक, 4 कॉर्नर ये है, 1 2, ये येलो वाले के कॉर्नर है। अब क्या करो, इस पॉइंट से 4 लोग पीछे दिखा दो, एक लोग इधर, एक लोग इस कोने पे। वो छोटे बड़े दिखेंगे, ऐसे लग रहा है ये छोटा ये बड़े है, ऐसा नहीं है, 3D फिगर है, वो सब एक बराबर है। और 4 आपको इधर दिखेंगे, 4 लोग तो ये हो गए। और 4 लोग आप क्या करो, आगे वाले ग्रीन वाले फेस पे दिखा दो, यही सेंटर से, यही सेंटर से ये रेड ग्रीन इधर दिखा दो, 4 रेड से दिखाई दे, देखना बनने के बाद लगेगा बड़ा अजीब सा फिगर। ये है हमारा एफ एक्स वाई जेड ऑर्बिटल। देखो इसको हम सिंपली कैसे दिखाएं, सिंपली से कह सकते हो 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब ये हो गए। और 4 लोब इनके पीछे होंगे, 4 लोब कहाँ होंगे, इनके पीछे। तो उसको हम ऐसे बनाए दे रहे हैं डॉट डॉट करके ब्लू से, समझो 4 लोब कहाँ गए, ये आपके पीछे आ गए। तो दिख रहे हैं 8। तो ये टोटल जो है यहाँ पे हमारे 8 लोग हो गए इसके अंदर, 4 आगे और 4 पीछे, ऐसे। तो ये हमारा एफ एक्स वाई जेड की शेप होती है। इसको आप सिंपली लोग ऐसे भी दिखा देते हैं, पूरा दिखाने के लिए कि 4 इधर है और 4 इधर है, ऐसे कह लो। ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये तो होगा। अब एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब और एफ जेड क्यूब, इनकी शेप तो सेम होती है, इनकी शेप सबकी सेम है। क्या होता है देखो, इसमें एक तो ये लोब, और बीच में यहाँ पे जो अभी पीछे डो बताई थी ना, यहाँ पे बस 2 डो होती है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की तरह होते हैं ये, बस यहाँ पे 2 डो होते हैं। अब अगर ये एक्सिस एक्स है तो इसे एफ एक्स क्यूब कहेंगे, वाई है तो एफ वाई क्यूब, जेड है तो जेड क्यूब। बाकी 3 की शेप में जो होते हैं हमारे, अब जो बचे, एफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर। इतना कोई पूछेगा नहीं आपसे वैसे एग्जाम में, चिंता मत करो। ये इनकी शेप में क्या होता है देखो, इन वाले में क्या हुए, 2 डो हो गए, 2 तो डो है और 2 क्या है, लोब्स है। इनमें क्या होते हैं, 1 डो होता है और 6 लोब्स होते हैं। जबकि इस वाले में क्या है, 8 लोब्स होते हैं सिर्फ, इसमें कोई डो नहीं होता। ये एफ ऑर्बिटल ऐसे होता है। चलो अब एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, कुछ बातें हैं। और भी ऑर्बिटल होंगे, अभी तक इन्हीं 4 की डिस्कवरी हुई है, आगे जो डिस्कवर होंगे उनका नाम जी रखा जाएगा, एच रखा जाएगा, ये पहले से फिक्स है। ठीक, देखो जरा आप नोट करने वाली कुछ बातें। ये तो ऑर्बिटल्स हमारे कितने टाइप के, मेन एसपीडीएफ 4 ऑर्बिटल जिनकी हमें यूज पड़ता है, मैंने वो वाले आपको बता दिए। ठीक, अब इसके अलावा भी कुछ बातें हैं इन ऑर्बिटल्स में, उसको जरा और बात कर ले। तो ध्यान से देखो जरा क्या कहना चाह रहा हूं। देखो पहली बात, कुछ खास बातें, जो ऑर्बिटल होते हैं हर ऑर्बिटल का सेंटर न्यूक्लियस होता है। कोई सा भी ऑर्बिटल हो, सेंटर ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स इज न्यूक्लियस। दूसरी बात, सिंगल ऑर्बिटल, ऑर्बिटल होता क्या है ये सब तो आप जानते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का घर है, जहां इलेक्ट्रॉन रहता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना अधिकतम होती, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है। तो ए सिंगल ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, आप जानते ही हो 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक सिंगल ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और वो भी दोनों ऑफ अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, यही आपका पॉली रूल कहलाता है, अपोजिट स्पिन्स। तो दैट इज, इसको सिंपली, ये आई ई का मतलब दैट इज माने अर्थात, सिंपली या तो ऑर्बिटल को ऐसे लिख दो या ऐसे बॉक्स बना देते हैं। तो एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 हो सकते हैं, दोनों को ऐसे लिखते हैं अपोजिट स्पिन। ये वाला जो लिख देते हैं इसको हम क्लॉकवाइज मानते हैं।
है ना, और ये वाले को हम एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं, हालांकि देखने में तो दोनों क्लॉकवाइज ही है। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होते हैं दोनों, ठीक, ऐसा मान लेते हैं। ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अधिकतम कम हो सकते हैं, एक हो सकता है एक भी ना हो, वो अलग बात है, लेकिन 2 से ज्यादा कभी भी नहीं होंगे, ध्यान रखें आप। तीसरी बात देखो, वो ऑर्बिटल जिनमें ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं तो उसे हम ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैपिंग में वही ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं जिनके साइन, वो जो प्लस माइनस लिखे सेम होते हैं, वेव फंक्शन जिनके सेम होते हैं। इन ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल्स विद सेम साइन, ऑर्बिटल्स यहां मतलब है लोब्स विद सेम साइन, साइन से मतलब है वेव फंक्शन, वही मिक्स हो सकते हैं, कैन मिक्स, आपस में मिक्स होंगे। जिनके साइन अलग अलग होते हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल वही ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे जिनके साइन सेम है, जिनके साइन अलग होते हैं वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, ध्यान रखो। चौथी बात देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्बिटल का डायरेक्शनल नेचर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, डायरेक्शनल का मतलब है कौन से ऑर्बिटल के लोब ज्यादा से ज्यादा एक्सिस पर है, उसको हम डायरेक्शनल नेचर कहते हैं। तो देखो, पी ऑर्बिटल का अंदर डायरेक्शनल नेचर सबसे ज्यादा होता है, डी में उससे कम, एफ में उससे कम, और एस में सबसे कम होता है, ये ध्यान रखो, ये बहुत काम आएगा आगे भी, है ना। ये ऑर्डर है, पी ऑर्बिटल में क्या है, मैक्सिमम डायरेक्शनल नेचर होता है, डायरेक्शनल नेचर, क्योंकि उसके तो लोब या तो एक्स एक्सिस पे या वाई और जेड एक्सिस पर ही है। एस तो गोल है, स्फेरिकल, उसमें तो सारे ही एक्सिस है, इसलिए एक पर्टिकुलर एक्सिस की हम बात नहीं कर सकते, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, मिनिमम डायरेक्शनल नेचर है इसके अंदर, ये ध्यान रखो, ये काम आएगा आगे, इसलिए बता रहा हूं ओवरलैपिंग में भी। तो ये हो गई। चलो अब हम ओवरलैपिंग की बात करेंगे एक एक करके। अब ओवरलैपिंग बहुत तरीके की होती है, मैंने टाइप्स तो बता ही दिए ओवरलैपिंग के, अब टाइप्स पढ़ने। ओवरलैपिंग का मतलब मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, है ना। अब ओवरलैपिंग बहुत तरीके की होती है भाई, बहुत तरीके की, कौन कौन सी होती है देखो। तो पहली है हेड ऑन ओवरलैपिंग, पहली कहलाती है हेड ऑन, या इसी को कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है बेटा, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, ठीक। देखो ठीक है, अभी बाकी क्वेश्चन जो आपके होंगे सब लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। देखो आगे समझो अब। तो हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग क्या कह रही है, इस ये क्या है, सीधे सीधे ऑर्बिटल मिले। देखो एक वर्ड यहाँ पे INA पहले आएगा, इसे हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को शॉर्टकट हम INA लिख रहे हैं, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को शॉर्टकट हम क्या लिख रहे हैं, INA लिख रहे हैं। तो देखो जरा आप ध्यान से, जैसे दो INA क्या होती है, ये वो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन होती है विद ज्वाइन, जो ज्वाइन करती है किसे, विद ज्वाइन द टू न्यूक्लियाई, ठीक। अब जरा देखो, जैसे एक ऐसा ऑर्बिटल ये है और एक ऐसा ऑर्बिटल ने देखो इसको टच कर लिया, दोनों के ये न्यूक्लियस है,
तो दोनों को न्यूक्लियस को जोड़ दो एक लाइन से, इसे हम INA कहते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और जो जुड़ेंगे उनके लोब सेम होने चाहिए। और जहां पे देखो ये टच कर रहे हैं, ये इस टचिंग वाले पोर्शन को हम कहते हैं ओवरलैपिंग जोन। ओवरलैपिंग जोन कहलाता है ये, OZ लिख देंगे शॉर्टकट इसे, है ना। तो ये जब हेड से हेड मिले, एक्सिस पर मिल रहे हैं ये, तो इसको हम एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं। जैसे देखो ये INA गया हमारा, यहाँ पे क्या S ऑर्बिटल, और इधर आ गया हमारा कौन सा, देखो ये P ऑर्बिटल। ठीक, ये प्लस, अब P ऑर्बिटल को तो हम यहाँ के दो लोब में हमने आपसे कहा या तो प्लस होता है और -1 में होता है, तो इस लोब को प्लस लिख दो, इसको माइनस। तो देखो प्लस प्लस मिल सकते हैं, अगर कहीं ऐसे बनाते, ऐसे बना देते, देखो ये हम ऐसे बना देते कि ये प्लस है और माइनस इधर प्लस इधर, तो ये बॉन्डिंग नहीं होती, ये ओवरलैपिंग नहीं होगी, ध्यान रखो। केवल अभी वही ओवरलैपिंग होगी जिनमें साइन सेम। ऐसे देखो, जैसे ये है P ऑर्बिटल एक और एक P ऑर्बिटल ये आ गया, ठीक, तो ये प्लस माइनस, तो इसको माइनस इसको प्लस लिख दो, ये ओवरलैपिंग जोन। तो देखो माइनस माइनस भी सेम ही है, वो माइनस माइनस प्लस प्लस एक ही बात है, क्योंकि माइनस प्लस ये चार्ज नहीं है बेटा जी, है ना। तो इस वाले ओवरलैपिंग को हम कहते हैं SS ओवरलैपिंग। ये हमारी ऊपर वाली कहलाती है SS, ये कहलाती है PP ओवरलैपिंग, PP ऑर्बिटल में है। और ये हमारी कहलाती है SP कह लो या PS कह लो, एक ही बात है, SP ओवरलैपिंग या PS ओवरलैपिंग, दोनों एक ही बात है, किसी को भी पहले लिख सकते हो। तो ये सब कहलाती तुम्हारी हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग या को एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ठीक, देखो पहले सारी ओवरलैपिंग की बात करेंगे, फिर इनकी स्ट्रेंथ और बाकी चीजों की बात करेंगे, वही इंपॉर्टेंट है। दूसरी होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। अगली कौन सी है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसको हम पैरेलल ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग। तो पैरेलल ओवरलैपिंग क्या कहला रही भाई, देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या हो रहा है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या हो रहा है, देखिए जैसे ये एक P ऑर्बिटल और ये जा रहा INA, ये हमारा भाई कौन है, INA, और एक P ऑर्बिटल देखो ऐसे साइड से आके टच कर गया, तो ये साइड्स टच हो गई। देखो ऑर्बिटल कैसा प्लस माइनस, तो ऐसे लिख दो प्लस माइनस है। यहां पे देखो ओवरलैपिंग जोन कितने हैं, दो बन गए, एक ऊपर एक नीचे, दो हैं, दोनों कहाँ है, एबव एंड बिलो, एक ऊपर है एक नीचे है, किसके, INA के, है ना। INA के एक ऊपर बनना है एक नीचे बनता है, इसको हम सिंपली ऐसे शो कर देते हैं कि एक ऊपर जुड़ गया दोनों और एक नीचे जुड़ गए, इसको ऐसे शो किया जाता है, ऐसे, ठीक। ये हमारा कहलाएगा PP ओवरलैपिंग। अब ऐसे तो ऊपर भी PP था, ये भी PP है, तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग पहचान के लिए हम पाई लगा देते हैं, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बनाएगा। क्या मतलब है, ध्यान से समझो, जो हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग हम जिसे कह रहे हैं, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है बाई हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत तरीके के होते हैं, तो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत तरीके के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, फाई बॉन्ड, बहुत तरीके के होते हैं। तो उसी में से हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा है। इसका मतलब इस वाले बॉन्ड को आप कह सकते हो P सिग्मा P सिग्मा, ऐसे इसको क्या कह सकते हो, S सिग्मा P सिग्मा। लेकिन सिग्मा लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में जब तक कुछ नहीं लिखा है ऑर्बिटल के आगे, तो वो आप सिग्मा ही बॉन्ड मानेंगे, और जब पाई होगा तो लिखा होगा P पाई P पाई। यहाँ पे क्या है कि जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है
इससे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं। बाई साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर, तो सिग्मा बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, और ये बनता है किससे, पाई से। देखो दिख ही रहा है, दो खड़े हुए नहीं दिख रहे हैं ऑर्बिटल, तो बस ऐसे लगा दो तो समझो पाई हो गया। ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, पाई है। और यहाँ देखो जहां ओवरलैपिंग हो रही, देखो ये ओवरलैपिंग, देखो ऐसे नहीं लग रहा सिग्मा टाइप का, तो ये सिग्मा बॉन्ड। तो ये पी पाई ओवरलैपिंग। ऐसे ही देखो ये आई एन ए जा रहा है, और इस आई एन ए पे देखो ये, ध्यान से देखना, डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल के लोग प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक। और इधर हम दिखा रहे हैं पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग, पी ऑर्बिटल का प्लस और माइनस, तो ये क्या कहलाएगा, डी पाई पी पाई बॉन्ड। किसी को पहले लिख लो, चाहे पी पाई डी पाई को, चाहे डी पाई पी पाई। ऐसे दोनों डी ऑर्बिटल भी मिल सकते हैं, डी पाई भी बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे बॉन्ड बन सकते हैं। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसको समझना है आपको। देखो पहले मैं ओवरलैपिंग और बता दूं, फिर इकट्ठे बताऊंगा। तीसरी होती है, तो देखो पहली हुई हेड ऑन ओवरलैपिंग, दूसरी हुई साइड वाइज, मेन दो यही होती है। इसके अलावा एक होती है फेस वाइज ओवरलैपिंग, फेस वाइज ओवरलैपिंग। इससे क्या होता है, बाय दिस ओवरलैपिंग, बाय दिस क्या होता है, डेल्टा, ये क्या है, डेल्टा कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, डेल्टा कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, डेल्टा भी होता है, और भी होते हैं फाई, लेकिन आपके लेवल पर इतने ही बहुत है। आपके लेवल से बताऊंगा, डेल्टा तो वैसे बहुत रेयर है आपके मतलब का, लेकिन फिर भी ध्यान रखो। ये फेस वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। फेस वाइज ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझो, कि जैसे देखो ध्यान से, जैसे हम ले रहे हैं, एक ले रहे हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, और एक और ले रहे हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। देखो जरा, इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, ध्यान से समझना। ये एक्सिस जा रहा है हमारे, मान लो, ठीक, कौन से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्स एक्सिस, और इधर आ रहा है हमारा वाई एक्सिस, ठीक। अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है भाई, जिसके लोब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हो, यानी लोब यहाँ है इसके, ये चार, सेम ऐसे चार लोब कहाँ है, नीचे है, ये एक्सिस पर, यही बताया हमने, है ना। ये प्लस, तो ये प्लस, इसको माइनस तो इसको माइनस, यहाँ भी एक्स वाले को माइनस दिखा दो, वाई वाले को प्लस दिखा दो। अब देखो ये और ये ऐसे एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ऊपर नीचे लगने। तो अब ध्यान से देखो, जब ये दोनों ऐसे लगने आएंगे तो क्या होगा, आपके हिसाब से क्या होगा, कौन कहाँ जाके टच करेगा भाई, ये माइनस वाला इसको जाके टच कर लेगा, प्लस वाला इसको टच कर लेगा, ये प्लस वाला इसको टच कर लेगा, ये माइनस वाला इसको टच कर लेगा। तो ऐसे नहीं एक हाथ के ऊपर एक हाथ पूरा रख दो, तो इसीलिए से क्या कहते हैं, फेस वाइज ओवरलैपिंग। और ये जो बनता है, इसमें ओवरलैपिंग जोन कितने बनेंगे, चार बनेंगे। चार जगह मिक्स हो रहा है ना, देखो चार हरे दिख रहे हैं मिक्स होते हुए, ऊपर वाले के चारों लोब, नीचे वाले के चारों लोब, जब चार चार लोब मिलेंगे आपस में, तो हमारा डेल्टा बॉन्ड बनेगा। तो डेल्टा बॉन्ड देखो हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल से मिल रहा है। और ये हमारा एक्सिस कौन सा जा रहा है, देखो इस एक्सिस को भी नाम रख दो, जब एक्स वाई वो होगा तो ये कौन सा हुआ, जेड एक्सिस हुआ, ठीक है। बताओ इतना समझ में कुछ आया आपके, ऑर्बिटल के लोब समझ में आइए कैसे दिखा रहा हूं।
ठीक, चलो देखो अब आगे बात करते हैं। और भी होती है ओवरलैपिंग, लेकिन वो आपके किसी काम की अब नहीं है, आपके लेवल पर इतनी। अब दूसरी चीज है आपकी स्ट्रेंथ, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक, हम बात कर रहे हैं ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की। देखो अगर ध्यान से देखो, जो एस ऑर्बिटल है उनके लोब, उनमें जब ओवरलैपिंग हुई थी, जो सिग्मा, बल्कि कह लो सिग्मा ओवरलैपिंग जो हुई थी, सिग्मा ओवरलैपिंग में जो लोब्स थे वो एक्सिस पर थे। देखो यहाँ देखो पाई का लोब कहाँ है, ये एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे बनता है, जबकि सिग्मा का लोब वही है जहां पे कौन है, आईएनए है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही, और पाई के लोब ऊपर नीचे जुड़ रहे हैं। और जो आईएनए होता है, एक्सिस होता है, वहीं पर न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, वही फोर्स है, और फोर्स को ही हम बॉन्ड कह रहे हैं। तो चूंकि सिग्मा बॉन्डिंग में, सिग्मा ओवरलैपिंग में हमारे लोब्स एक्सिस पर ही होते हैं, इसलिए जो सिग्मा बॉन्ड होता है हमारा, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू पाई। तो पहला पॉइंट तो यही है कि सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई। ठीक, स्ट्रेंथ को हम सिंपली एस से डिनोट कर दे रहे हैं, है ना, ये स्ट्रेंथ। क्यों ज्यादा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है, बिकॉज उसमें जो लोब्स हैं जहां पे कंबाइन हो रहे हैं वो एक्सिस पर ही हो रहे हैं, और पाई में लोब्स जहां कंबाइन हो रहे हैं एक्सिस के ऊपर नीचे। ठीक, अब दूसरा पॉइंट देखो, तो सिग्मा बॉन्ड इन जनरल पाई से स्ट्रांग ही होता है। अब दूसरी चीज सुनो आप, दूसरी बात क्या है, देखो स्ट्रेंथ सबसे पहले डिपेंड करती है किस पे, साइज पे। जितना ऑर्बिटल छोटा होगा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड उतना स्ट्रांग बनेगा, छोटे ऑर्बिटल का बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। तो देखो साइज को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, ये तो जानते ही हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो जानते ही होंगे ना, एन। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना हमारा बॉन्ड जो होगा वो, इसका मतलब देखो ऐसे कह लो, जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा, ऑर्बिटल उतना तुम्हारा बड़ा होगा, और जब ऑर्बिटल बड़ा होगा तो स्ट्रेंथ उसकी छोटी होगी। तीसरा पॉइंट, जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्शनल नेचर पे, और डायरेक्शनल नेचर हम बता चुके हैं, पी में सबसे ज्यादा और एस में सबसे कम। ठीक, ये बात है, इतने में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम इधर लिख दें एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, बताओ कौन सा बड़ा है, चैट बॉक्स में लिखो कौन सा बड़ा है, एस बड़ा, पी बड़ा है। हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है, नहीं बता सकते आप कौन सा बड़ा है। क्यों, जब तक हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं पता है, तब तक हम ये नहीं बता सकते कौन सा ऑर्बिटल बड़ा है और कौन सा ऑर्बिटल छोटा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही से तो पता चलेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या, शेल को बताती है, पहला शेल छोटा न्यूक्लियस के पास, दूसरा उससे बड़ा न्यूक्लियस से दूर होता है, तीसरा और दूर होता और बड़ा होगा। तो जितना शेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होगा, एन की वैल्यू ज्यादा होगी, ऑर्बिटल उतना बड़ा होगा, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। अब एग्जाम्पल्स हम यहाँ से आपको समझाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है एस 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 पी और पी पी बॉन्ड की स्ट्रेंथ अरेंज करो। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अब हमें स्ट्रेंथ अरेंज करनी है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, इनमें हमें अरेंज करना कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है। ठीक है, एस एस स्ट्रांग है, एस पी स्ट्रांग है, या पीपी स्ट्रांग है, ये स्ट्रेंथ। ये आया हुआ क्वेश्चन बहुत बार, जेई में भी, पीएमटी में भी बहुत आता है ये सब, ये जो आप बता रहे हैं यही क्वेश्चन है।
प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना। तो देखो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो देखो यहां पे क्या, अब ध्यान से देखना, क्या यहां पर आप ध्यान से देखो, क्या यहां पर आपको कहीं पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है? नहीं गिवन है। यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन नहीं है, केवल एसपी लिखा है। तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन नहीं होगी तो इसका मतलब साइज हम बता नहीं सकते। खुद ही देखो, एस लिख दें, पी लिख दें, हम नहीं बता सकते कौन सा बड़ा। देखो हम ये 2s लिख दें, 7s पी लिख दें, तो आपका क्या पी बड़ा, और 7s 2p लिख दें तो ये बड़ा साइज, है ना। जितना बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उतना बड़ा। तो कभी एस भी बड़ा हो सकता है, कभी पी भी बड़ा हो सकता है। हमें पता हो कि भैया कौन से शेल की बात कर रहे हैं। जब तक नंबर नहीं लिखा हम नहीं बता सकते कौन सा हमारा बड़ा है, कौन सा हमारा छोटा है। तो इसलिए पहला पॉइंट क्या था, स्ट्रेंथ का साइज वाला था, ये वाला पॉइंट। तो अब चलेगा नहीं, है ना। पहला तो ये हो ही गया, ये सब सिग्मा ही है। जब तक कुछ नहीं लिखा होता है तो मैंने कहा सब कौन से बॉन्ड होते हैं, सिग्मा होते हैं। तो ये सब सिग्मा बॉन्ड है, ठीक। तो पहला पॉइंट तो सिग्मा ही है। अब दूसरा क्या है, साइज, साइज पता नहीं, तो फिर कौन सा चलेगा, तीसरा चलेगा। और मैंने डायरेक्शनल नेचर क्या बताया, पी का सबसे ज्यादा। तो देखो इसमें दोनों ऑर्बिटल डायरेक्शनल वाले, इसलिए स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, पीपी वाला सबसे स्ट्रांग होगा, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल स्ट्रेंथ ज्यादा इसलिए दे रहा है, क्यों, दोनों ऑर्बिटल डायरेक्शनल है। अब बी वाले में चलो यार एस डायरेक्शनल नहीं है, कम से कम एक पी तो डायरेक्शनल है, और ए वाले में तो कोई भी डायरेक्शनल नहीं है, इसलिए वो वाला हमारा सबसे वीक होगा। बताओ ये समझे या नहीं समझे, ऑर्बिटल का स्ट्रेंथ समझ में आया बेटा आपके? लिखते रहा करो चैट बॉक्स में, पता तो चलता रहे कि पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। तो ये हो गया देखो स्ट्रेंथ की इस तरह की बात, पहला एग्जाम्पल। सेकंड देखो, अब की जैसे हम लिखते हैं 1s 1s, 2s 2s, 3s 3s। तो अब आपको समझ में आ रहा हो, इधर से इधर क्या हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रही है ना, इंक्रीजेस, है ना। तो इसलिए साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, बढ़ेगा। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा, साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ेगा, इंक्रीजेस। और साइज जब बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ क्या होगी, इसलिए स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये वाला कैसा आएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा, है ना। और ये वाला हमारा कैसा आएगा, वीकेस्ट आएगा। आया समझ में ये, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है ना। नहीं गिवन होते तो हम डायरेक्शनल नेचर लगाते, ठीक। देखो अब दूसरा एक और एग्जांपल देखो, थर्ड देखो, जैसे ये 1s 1s, 1s 2s, 2s 2p और 2p 2p। मान लो ये है अरेंज करने को, ए बी सी और डी, इनको अरेंज करना है अभी, है ना, ठीक। इनको अरेंज करना है, मान लीजिए, या एक और बढ़ा लो 3s 2p, ये डी, ठीक। ये है 3s 2p है। अब देखो, अब नंबर गिवन है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सबसे पहले हमें क्या लगाना, साइज, यानी एन। देखो जो आगे लिखा होता है ये ऑर्बिटल के, वही एन होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ देखो दोनों पे क्या लिखे, 1 1। तो ये वाले नंबर सबसे कम है ना, 1 किसमें, इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें दोनों 1 है। इसका मतलब इस ऑर्बिटल का साइज सबसे छोटा है, इसलिए ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग आएगा। दूसरे वाले में 1 और 2 है, तो चलो 1 तो है यहाँ, तो ये उसके बाद आएगा। अब बाकियों को देखो, ये दोनों में तो दोनों 2 2 है। अब दोनों में 2 2 है, तो साइज वाली बात अब नहीं चलेगी। साइज वाली बात तब चलेगी जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग हो। यहाँ तो दोनों 2 2 2 2 दिए हुए, तो फिर जब साइज की बात नहीं चलेगी बेटा, तब फिर हमें लगाना है डायरेक्शनल नेचर। इस वाले में दोनों क्या है, डायरेक्शनल है, तो इसलिए डी वाला यहाँ आएगा, सी वाला उसके बाद आएगा। यहाँ क्या होगा, बोथ आर
कैसे हैं, डायरेक्शनल है। और यहां वाले में क्या, क्यों स्ट्रॉन्ग था, स्मॉलेस्ट साइज है, सबसे छोटा साइज है, तो इसलिए अब सी आएगा। उसके बाद सर उल्टा लिखा, हाँ, तो ए बी, फिर आ गया हमारा क्या, तो ए बी हो गया, डी उससे पहले आ जाएगा, दोनों डायरेक्शनल है, फिर सी आ गया, और लास्ट में देखो इसमें तो 3 नंबर ही है, वैसे ही सबसे बड़ा नंबर है, तो ई वाला सबसे आखिर में जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा इन वाले ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग का। बताओ ये वाला समझ में आया? ये सब सिग्मा की ओवरलैपिंग बता रहा हूं मैं, ये सारी ओवरलैपिंग में किसकी बता रहा हूं, सिग्मा की ओवरलैपिंग है, ठीक है ना? चलो ठीक है, समझ में आ गया, ठीक, गुड। नेक्स्ट देखो फोर्थ, अब ये तो अब सब सिग्मा वाले हो गए, पाई वालों की बात करते हैं। जैसे 2p, अब यहाँ जब पाई होगा तो लिखा रहेगा वर्डिंग में, या यहाँ लिखा रहेगा, जैसे 2p पाई 3p पाई 3p पाई, है ना? जैसे 4p पाई 4p पाई, ये सब है। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, ऊपर से नीचे चलो तो क्या हो रहा है, चूंकि साइज n तुम्हारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजेस। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, और जब साइज बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ क्या होगी सर, डिक्रीज होगी, है ना? तो 2p पाई वाला सबसे स्ट्रांग होगा, और 4p पाई वाला सबसे वीक होगा, ठीक, ओके। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा सा एक चीज आपको बतानी है, अलग से है थोड़ी सी, जरा ध्यान से देखना। 2p पाई, ये एग्जाम्पल को देखेंगे, इसको a मान लो, 2p पाई 3p पाई, b हो गया 3p पाई, ये हो गया c, 2p पाई 3d पाई, d 3p पाई 3d पाई, e, और एक और ले लो 3, एक ले लो आप 3d पाई और 3d पाई। अब f, इनको अरेंज करना है, लेकिन ये बेटा जी ऐसे नहीं होंगे, इसके लिए मुझे आपको एक चीज और बताना पड़ेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसी को समझो, एक चीज क्या मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब ये वाला समझ में आएगा, नोट करके अलग से बता। जो डी ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स इन पाई बॉन्डिंग, कौन सी, पाई बॉन्डिंग, जब ये करते हैं, ये क्या करते हैं, शो ए स्पेशल फीचर, इनके अंदर एक स्पेशल बात होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड इनक्लाइंड नेचर, इनक्लाइंड नेचर। अब ये यार इनक्लाइंड नेचर क्या बवाल होता है भाई, समझो जरा, देखो ध्यान से समझना, थोड़ा सा ना समझ में आए जरूर पूछना, ये पहले नहीं पढ़ा होगा पक्की बात है, और इसीलिए क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं एग्जाम में। देखो मैं बिल्कुल उसी के नीचे बनाऊंगा एग्जैक्ट, देखो यहाँ पे ऑर्बिटल एक और एक ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियस दिखा रहा हूँ मैं, ठीक वही उसी के नीचे न्यूक्लियस, उसी के नीचे न्यूक्लियस। इधर मैं दिखा रहा हूँ 3p पाई और 3p पाई की ओवरलैपिंग, और यहाँ दिखा रहा हूँ एक p की जगह पे एक d कर दो, एक p को वैसे ही रखो, ध्यान से देखना, p ऑर्बिट शेल नंबर सेम है तो ऑर्बिटल के साइज लगभग सेम होंगे, ये मान के चलते हैं, जब शेल सेम साइज से। तो अभी देखो ये इतनी दूरी पर टचिंग कर रहे हैं, माने ओवरलैपिंग कर रहे हैं, बात समझ में आ गई? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे में क्या हुआ, पी को तो वही रहने दो जहां था, वो वही रहने दिया, और इस पी की जगह एक डी ले आओ, डी लाओगे तो बेटा जी उसमें 4 लोग हो जाएंगे, तो ऐसे दिखाना पड़ेगा ना आपको, बोलो। अब ये टचिंग इधर हो रही, तो अब आप गौर से देख के बताओ किसमें टचिंग वाली जो लाइन है, मतलब पास किसमें टचिंग हो रही है, ए वाले में और बी वाले में, किसमें टचिंग पास हो रही है ना? बी वाले में हो रही है ना, बिल्कुल सही, सबने सही कहा।
तो इसका मतलब जब एक p की जगह हम एक d ले आते हैं तो ऑर्बिटल के लोब क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इनक्लाइंड नेचर कहते हैं। इसी क्या कहते हैं, इनक्लाइंड नेचर। ऐसे कह लो अपने देहाती लैंग्वेज में कि डी ऑर्बिटल अंदर घुसकर बॉन्ड बनाते हैं, पेनिट्रेट करके बॉन्ड बनाते हैं पी के साथ। तो जब ये पास आ गए तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन देखो ध्यान रखना, नोट करने वाली एक बात ये है, इनक्लाइंड नेचर जो होता है, ये इनक्लाइंड नेचर, पहली बात तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ की क्या बात हुई, बी वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा ए से, एक बात तो प्रूफ हो गई इनक्लाइंड नेचर से। लेकिन ध्यान रखना, इनक्लाइंड नेचर इज यूज्ड या इज वर्कड, काम करता है किसके लिए, ओनली फॉर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के लिए, ओवरलैपिंग के लिए, लेकिन नॉट फॉर डी पाई डी पाई। अब आप डी पाई के लिए नहीं, भाई आपको लग रहा होगा सर आपने एक पी हटा के एक डी लगाया तो पास आ गए, और दोनों डी कर दो तो और पास आ जाएंगे, वो बात सही है। लेकिन तब क्या होता है, न्यूक्लियस में रिपल्शन होना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर दोनों डी डी कर दोगे भले पास आ जाएंगे, फिर भी बॉन्ड वीक होगा, बिकॉज न्यूक्लियस रिपेल करने लगते हैं। इसलिए हमारा इनक्लाइंड बात जो है वो सिर्फ किसके लिए वर्क करती है, एक पी और एक डी जब हो। इतनी बात सबको क्लियर, तभी ऊपर वाला ऑर्डर अरेंज होगा। क्लियर सबको, ठीक है। चलो बस यहीं तक ही पढ़ाऊंगा, ये ऑर्डर अरेंज करके, फिर आपके डाउट्स फिर कल क्लास। तो देखो अब ऑर्डर अरेंज करो आप, अब ऑर्डर आप अरेंज करिए ये वाला जो था। चलो बोलो सबसे पहले क्या देखेंगे, अब ऑर्डर अरेंज करो। सबसे पहले तुम क्या देखते हैं, सबसे पहले तुम भैया वही देखते हैं क्या, स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, नंबर। सबसे पहले हमें क्या देखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सबसे कम नंबर किस में दिख रहा है, इसमें तो दोनों 2 है, तो ए वाला तो आपका सबसे स्ट्रांग आ जाएगा ना, ठीक है। सबसे पहले नंबर माने साइज देख लिया सबसे कम। और किसमें, अब देखो 2 इसमें दिख रहा है और 2 इसमें दिख रहा है, बी और डी में। अब नीचे की पढ़ाई देखो, 2p दोनों में सेम है, यहाँ p है और यहाँ p की जगह क्या आ गया, d आ गया। तो इसमें क्या काम कर जाएगा हमारा, इनक्लाइंड नेचर करेगा। इन दोनों ऑर्बिटल को अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे इंक्लाइंड, और जब इंक्लाइंड नेचर आ जाएगा तो हमारा फिर बॉन्ड कौन सा स्ट्रांग हो जाएगा, इंक्लाइंड वाला। इसका मतलब डी वाला बी से पहले आएगा, हाँ या ना, इतना समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ, ये भी 3 है और ये भी 3 है और ये भी 3, लेकिन 2D में तो इंक्लाइंड लगता नहीं, इसलिए इसको तो उठा के सबसे आखिर में पटक दो। अब बचे ये दोनों, इन दोनों में देखो एक पी सेम है दोनों का, एक पी की जगह यहाँ डी आ गया, तो इसमें भी क्या लग जाएगा, इनक्लाइंड नेचर। और जब इनक्लाइंड नेचर लग जाएगा तो फिर ई वाला बॉन्ड जो है वो सी वाले से पहले आ जाएगा। बताओ समझे या नहीं समझे, है ना। ई वाला सी से पहले क्यों आया, समझ गए, क्योंकि इनक्लाइंड नेचर लग गया, डायरेक्शनल नेचर नहीं लगेगा। पी और डी में बेटा जी हम पहले देखते हैं इनक्लाइंड नेचर, डायरेक्शनल बाद में देखते हैं। जब इंक्लाइंड आ जाएगा तो डायरेक्शनल वाली बात बाद में हो जाएगी। ये मत सोचना कि दोनों पी हैं डायरेक्शनल ज्यादा है, ऐसा नहीं है। इंक्लाइंड नेचर डायरेक्शनल नेचर से ज्यादा पावरफुल होता है, तो इसलिए ई पहले आएगा, सी उसके बाद चला जाएगा। अब मैं आपका वो ऑन कर देता हूं माइक इधर से। अब आप अपने डाउट पूछ लो ओरली बोल के, क्या बात नहीं समझ में आई थी। पढ़ाई तो यहाँ तक आज की, अब आपके डाउट का टाइमिंग, आज की क्लास के डाउट बताओ भाई। सर डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स बता दिया। जैसे ये एक्सिस है बेटा जी, ऑर्बिटल का लोब देखो कहाँ, एक्सिस पर ही तो है, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्शनल। एक्सिस यहाँ और लोब घूम रहा है यहाँ डी ऑर्बिटल के, तो इसका मतलब यहाँ एक्सिस पर लोब उतने नहीं दिख रहे हैं, तो डायरेक्शनल नेचर नहीं है या कम है। जितना लोब्स एक्सिस पर होंगे
उसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना एक्सिस पर है, तो उतना वो ऑर्बिटल ज्यादा डायरेक्शनल कहलाएगा। पी के लोब तो डायरेक्ट एक्सिस पे ही होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ओके सर। और बताओ, और पूछो बेटा। सर हाँ, सर बुक में एक कॉजेस के इंटरप्रिटेशन दिए गए थे अदर देन ऑक्टेट रूल, सर वो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, सर वो एक्सप्लेन कर क्या दीजिए। दिए गए हैं, क्या फिर से बताइए, क्या कह रही है? सर कॉजल जो थे उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए थे। किन्होंने? कॉजन ने? यस सर। कौशल ने। यस सर, हाँ हाँ, कॉजल वो ने। आएगा, भी आएगा बेटा जी। देखो, ओके सर। एक साइंटिस्ट, आपने अच्छा लिखा था सर, कौशल गेव सम अदर फैक्ट्स एक्सेप्ट ऑक्टेट थ्योरी, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, ये कह रही हो ना? हाँ यस सर। बेटा, एक साइंटिस्ट एक काम नहीं करता, बहुत सारे काम करता है। जैसे तुमने आयनिक बॉन्ड सुना है, आयनिक बॉन्ड भी कौशल नहीं बताया था, तो वो भी आगे आएगा, हम बताएंगे उसको जो आप कह रही हो, अभी आएगा आगे, अपने आप आएगा, तो वो भी ओके आगे सर। आएगा तो हम बता देंगे। चलो, आज की पढ़ाई में कोई डाउट्स है आपके किसी के, वो बताओ।